मेरा नाम अनामिका है। यह कहानी मेरी बेटी और अम्बी उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर प्रतिदिन चेंज करती रहती थी। फिर मुझे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल में एक ही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि वह मेरी बेटी और बेटा है। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी सास 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ को कोई खुशी नहीं पाई थी, और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए वह मुझसे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी शक्तियों की वजह से मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। वह हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय में आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वह भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। वह दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ थी और वह मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने जैसे उनके बेटे को मार दिया। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो ऐसे रिश्ते ही भी नहीं आते थे। उसका बेटा और मेरी बेटी में 1 साल मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिनव था और मेरी बेटी का नाम अम्बी था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अम्बी 16 साल की हो गई और अभिनव 15 साल का हो गया। जब अभिनव के पिता का देहांत हो गया, वह भी इस दुनिया से चली गई। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा से ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे कि घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में भी एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ तो अभिनव के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैंने देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिनव तो इस छत के नीचे नहीं दब गया।
जब मैं करीब गई तो मैंने जाकर देखा तो अभिनव वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा था होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने सोचा यह यह कि यह तो अच्छा हुआ कि अभिनव को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुँह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको दोबारा डलवा सके। कमरा को तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी अच्छे से सो पाते थे। अब दोनों एक ही कमरे में सोते थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे लिए थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटी और बेटे कमरे में सो रहे थे तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिनव तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अम्बी अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही है। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी, वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई, पता नहीं उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही अभिनव को बोला कि पास के एक डॉक्टर को घर पर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है, कोई काम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अम्बी को होश आए तो मैंने उसके पास गई और मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने आकर देखा वह अपने कमरे में थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह उसी चादर को धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यह चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे यह चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया। इतनी ही चादर गंदी नहीं थी तो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो, मैं खुद धो लूँगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर सुखाने के लिए चली गई। उसने उसने बाद ही उसने नाश्ता किया उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए हम सो गए और वह सो गई और अभिनव भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी। वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान पर मैं खुद ही चली जाया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। इसी दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन अभिनव मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया और अम्बी भी अपने कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी उसने मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने अभिनव को कभी नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला मर्द था। वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी
अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ, मैं हैरान रह गई। अम्बी फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने के लिए कहा था। इसको खाना मैं क्या खिलाया था? आपने मेरे उसकी सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाए। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे भी कमज़ोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चली गई। फिर अब अम्बी को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए फिर से आप कोई काम नहीं क्या करोगी? मुझसे बुरा नहीं तो कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह क्या कर रही। वह तो बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोश से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया तभी से वह ऐसा कर रही है, और बेहोश भी तभी से हो रही है। अभिनव उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ ही पली बड़ी। उन दोनों में तो भाई बहन जैसा ही प्यार था। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, और मैं रोज़ और यह सोचती रहती कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है। लेकिन जवाब लड़की यूँ बेहोश होने लगी, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखा रही थी और आसपास भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं। मैं रसोई की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने अपने ऊपर अपने ऊपर चद्दर डाल दी, जिससे कि नीचे की चद्दर मुझे नहीं पता चली। मैंने उसका नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, तो हमारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियाँ लेने आते थे, जो 5-10 देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिनव को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसी बात बता देती तो वह ज़्यादा परेशान हो जाते, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिनव और अम्बी को कुछ ऐसी बात करते हुए सुना जिनकी मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा, यह तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें अपनी परेशानी हो रही है तो हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बात कर रहे देखा
जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह मेरी बेटी की चादर फिर धोकर छत पर सुखा दिया। वो इस तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया? वह घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल घबरा गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती है? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके मेरे खिलाफ कान भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। और अगर मैंने इस चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस चलिए धो दिया। आपको तो पता है कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो दवाई खाने की वजह से मेरी पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह की बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिनव भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ही क्या कर रही? आपके इस तरह का हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसको मारा, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आप ही पूरी तरह की बात तय तक नहीं पहुंची। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना, अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया। मेरे दिल में जो बात रही है मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए और मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। हम कमरे में करीब गए तो वह जाग रहे थे, बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशनसीब हो। तो बेटी कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल फिर तक मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रहेगी। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर तो हैरान रहेगी उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया था। क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे तो मौसम बदल गया था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाज़ों पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस बात से दस्तक देने के बावजूद उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैं कमरे में देखा तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और इन दोनों ऐसी तरह शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हो। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला? वो कहने लगी, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्या बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद में अभी भी जागे हो। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रही कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान, वह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि स्याही लगी है, लेकिन स्याही तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी
कोई न कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते और कभी उठकर उसके बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की जो मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोना देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी, मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिनव था तो अम्बी का सौतेला भाई। नियत बदलते देर नहीं लगती। जवानी किस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सौतेले तो फिर भी कैसे सौतेला भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। यह मेरी ही गलती है। हाँ, जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे परेशानियां तो पैदा ही होगी। अच्छी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर वह सारे विचार सही हो तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटा और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं चुप उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने ठीक मेरी बेटी को छुपाकर वह गोली दी। मैं परेशान हो गई कि यह किस चीज़ की गोलियां हैं उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता और यह दवाइयाँ कुछ अजीब क्यों लग रही। मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन बेहोश नहीं होगी। और 2-3 दिन तक मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वो गोलियां शायद ख़त्म हो गई और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वो चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको इस तरीके से तय करके अपने कमरे में लाई। मुझे खुल कर देखना था इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती है और वहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं रखती है। जब मैंने चादर खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया यह किस चीज़ के बाल है, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बेटी और बेटा हरकतों पर नज़र रखी थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल गया कि उसके नीचे चादर मैंने देख ली है। वह मेरे पास आकर और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि यह क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो तुम। तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है जो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धोना डाल दी। यह कहकर वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और मैंने कहा मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, यह सब कुछ क्या है, मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ गए। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था घर की हालत अच्छी नहीं चल रही थी।
घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाते। फिर भैया के दोस्त उसको एक काम दिया। दरअसल उनके कुछ बहुत ही नकली किस्म की बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालने उनके बस से बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम से बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरे दिन वहीं रहे होते हैं, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में आते थे और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हें भी बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे, जिसको मैं सुबह धो लेती थी, क्योंकि हमें पता था कि आप तो इस चीज़ को अच्छी नहीं लगती है और हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम सब काम कर रहे हैं और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है। इस वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे जो दवाई ला कर दी थी वह इस चीज़ की दवाई थी, ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। माँ भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। हम इसे एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था। और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या हम पर इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बात की वो हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन से ही माना। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारे साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता। पूरे दिन में काम करता है, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी सब कुछ कर लेगा। दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या-क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में जितना गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे भी कहीं गुना अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात अभिनव को नहीं बताई। अम्मी ने भी उसको कुछ नहीं बताया और मुझे सारी बात का पता चल गया, क्योंकि अब यह काम है ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में ज़्यादा नहीं गिरना चाहती थी। कुछ दिन बाद अभिनव ने उस कमरे की छत डलवा दी और हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत ज़्यादा और सबसे अच्छे बच्चे दिए, चाहे वो अपने थे चाहे वो पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं। अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि अब
अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैंने सोच रही थी मैं सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिरी में इतना कहना चाहूँगी, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं माँओं को नसीहत करूँगी, बच्चों के साथ कि इस मामले में थोड़ी एहतियात ज़रूर करें और वह गलती ना करें जो मैंने अपने बच्चों के साथ की। मुझे उन्हें एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो जो ना हुआ और वह हो भी सकता था, और अगर वह हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर भी ध्यान रखें और कब क्या कर रहे हैं इस बारे में पूरी जानकारी रखें कि और बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें, और वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों की जानकारी लेते रहें और इस बात का ध्यान रखें। जब बच्चे जवान हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग अलग कर देना चाहिए। आप सभी से यही सब कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।